Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे रिगार्डिंग रोटेशनल डायनामिक्स कि जो हमने सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में है, और जो हमने एक्सरसाइज भी की थी उसके बारे में मैंने आपको बताया है। जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज थी वो बेसिक पॉइंट था हमारा, उसको भी हमने अच्छे से कवर अप किया है। अब चैप्टर ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, तो हम मूव करने वाले हैं अभी माइंड मैप की तरफ। सो ये जो पॉइंट है माइंड मैप, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो माइंड मैप होता क्या है? माइंड मैपिंग जो है वो पावरफुल नोट टेकिंग मेथड है। अगर आपको नोट निकालना है तो माइंड मैप जो है ना वो आपको एक बेसिक वे से लिंकिंग के तरीके से, लिंकिंग मतलब दो टॉपिक को लिंक करना, उसके तरीके से आपको वो पावरफुल बनाता है, खुद में एक पावर जनरेट करता है, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देता है, आपको खुद में एक एहसास दिलाता है कि मुझे ये टॉपिक आता है और मैं करने वाला हूँ। और जो माइंड मैपिंग है, नॉट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसको हाईलाइट करना नहीं है, बल्कि उसको उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इंडिविजुअल पार्ट्स है, उन सभी को रिलेट करना है। देखिए यहाँ पे माइंड मैप नॉट ओनली हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, but also show the overall structure of the subject and the relative importance of the individual part of it। अगर कोई टॉपिक लेते हो आप, मैं यहाँ पे अब इसके बाद हम जो लेने वाले हैं सब माइंड मैप की तरीके से लेंगे, होपफुली वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये जो मैं बताने वाला हूँ अभी आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कहीं या फिर कोई इंडिविजुअली भी आपको नहीं बताने वाला है। अगर आपको वो देखना है तो इस वीडियो लेक्चर में आपको सारा मिल जाएगा। अब ये बताने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए they are great when you need think creatively and can help you to make a new connection between the ideas। अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको समझाना है या फिर उसके बारे में खुद को समझाना है या फिर किसी और को समझाना है, तो वो माइंड मैपिंग इज़ द बेस्ट वे। वो आपको हेल्प करेगा, आपको खुद को एक मोटिवेट जैसे हेल्प करने वाला है, आपको प्लस पॉइंट देगा। अब इतने सारे आपको माइंड मैपिंग से अगर पॉजिटिव थिंग अगर मिल रहे हैं आपको, तो क्यों ना करें, है ना? आपको मिल रहा है ना, फ्री में तो मिल रहा है यहाँ पे, देखने में तो क्या जा रहा है। तो अगर पूरा लेक्चर आप देखते हो किस तरह से मैंने सारी चीज़ों को रिलेट किया है, किस तरह से हमने उसको क्लासिफिकेशन किया है, किस तरह से हमने उसको इंटरलिंक किया है दो पॉइंट्स को, वो सारा माइंड मैप आता है। अब ये माइंड मैप आपको PDF में भी मिल जाएगा एट द एंड ऑफ लेक्चर। मैं PDF यहाँ पे अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये अगर आप खुद का भी बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बेस्ट हो, आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई आपको चैलेंज देने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर आप ये माइंड मैप जो है ना वो करते हो तो बस बेसिक यही है कि आपको वो कंसेप्ट समझना चाहिए, उसको इलैबोरेट करना आना चाहिए, उसको थिंकिंग करके अदर पॉइंट्स के साथ रिलेट करना आना चाहिए। ये माइंड मैपिंग के जो प्लस पॉइंट्स है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, आपको आगे रखेंगे, सबसे आगे रखेंगे। रेस में आप दौड़ रहे हो या फिर JEE की एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर IIT की एग्ज़ाम देने वाले हो, JEE IIT की एग्ज़ाम देने वाले हो, नीट की एग्ज़ाम देने वाले हो, या कौन सी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले, तो माइंड मैपिंग इज़ द बेस्ट वे टू enhance your knowledge, to adapt the new things and to relate the new things between the two topics। ओके, रिलेट करना है, उसे एडवांस करना है, उसको समझना है, तो माइंड मैपिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको अगर समझ में नहीं आता कि माइंड मैपिंग क्या होती है तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये माइंड मैपिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आपके साथ साथ कुछ पॉइंट्स को रिलेट करने वाली है। अगर आपने पूरा अगर चैप्टर भी करके उसको समझ में नहीं आया तो माइंड मैपिंग के तरीके से ये समझ में आ जाएगा आपको। कुछ न्यू अगर समझ में नहीं आता है ना, न्यू जल्दी मोबाइल भी लिया तो हमें थोड़ा दिन लगता है उसको समझने में, तो उसी तरह से माइंड मैपिंग की अगर आप नए यूज़र्स हो इसके लिए, तो आपको भी थोड़ा देर लगने वाली है। बट अगर आप ये थरोली करते हो, पूरा ग्राफ्स उसको कर लेते हो, अपने अंदर डाल देते हो माइंड मैपिंग को, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू एवरी चैप्टर्स के लिए। मैं एंड में आपको ये माइंड मैपिंग देने वाला हूँ, तो ये माइंड मैपिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, मेरी तरफ से आपके लिए सबका फ्री है। तो जो रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो हमने लिया था
रोटेशनल डायनामिक्स का जो पार्ट ए है और पार्ट बी में हमको दो पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट ए जो था हमारा वो था सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के जितने सारे टॉपिक्स थे, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज एंड ऑल दोज थिंग्स, वो रोटेशनल डायनामिक्स के प्लेलिस्ट में है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। अगर वो आप अच्छे से देख लेते हो तो वो जो है आपको पॉइंट क्लियर होने के बाद हम जब यहाँ पे माइंड मैपिंग में आएंगे तो वो ज़रूर आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। अगर आपके टॉपिक्स क्लियर है, आपके जो पॉइंट्स, कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्लियर है, तो ये जो माइंड मैपिंग है वो आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला, इजीली समझ में आ जाएगी। तो सर्कुलर मोशन के जो सबसे पहला पॉइंट था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो 12th क्लास में देखा था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, एक था एक्सेलरेटेड मोशन एंड अनदर वन इज पीरियोडिक मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन क्यों है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपना पाथ थोड़ी टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसे पीरियोडिक मोशन। समझना है तो ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दी है, उसको इलेबोरेट करने की जरूरत भी नहीं है आपको समझ में आने के लिए। ओके, तो ये जो पॉइंट यहाँ से अगर इसने स्टार्ट किया, ओके, मान लीजिएगा यहाँ से स्टार्ट किया है, जो एरो दिख रहा है आपको, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ये तो पॉइंट हमें पता चलेगा। अब पीरियोडिक मोशन क्यों है? क्योंकि ये गोल गोल घूमने के बाद वापिस उसी पॉइंट पे आता है। गोल गोल घूमने के बाद क्या होता है, वो वापिस उसी पॉइंट पे आता है। दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन जो है ये आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। ये पाथ जो है यहाँ पे आपको पीरियोडिक होने की वजह से बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बस एक ही पॉइंट के लिए आते हैं, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, बट ये जो दो टॉपिक है आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ पे भी पढ़ाने वाला हूँ आपको, माइंड मैपिंग में भी पढ़ने वाले हैं हम। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ चुके हैं वो बस यूनिफॉर्म के लिए ही आते हैं, ऐसा है। ओके, इतना समझ में आया। अब हमने क्या किया था, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखे थे। अब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है कि जो मोशन डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द मोशन। यानी इसका मतलब ये हुआ, कोई पार्टिकल अगर मोशन परफॉर्म करे, देखिए यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमने की जो मोशन है तो वो मोशन है ना, गोल गोल घूमने की, तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब ये जो सर्कुलर मोशन है तो वो काइनेमेटिक्स में आ जाता है। अब किसकी वजह से घूम रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसको हम डायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स के लिए हमने काइनेमेटिक्स जो था वो मोशन के रिगार्डिंग था। अब जो मोशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो लीनियर मोशन होती है और एक एंगुलर मोशन होती है। तो लीनियर मोशन में क्या क्या आता है हमारे पास, लीनियर में आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या क्या आता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये 3 पॉइंट हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब लीनियर की हम बात करते हैं। अब लीनियर में जो 3 पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसको हमने क्लास में, जो वेरी रेगुलर क्लास है जो मैंने यहाँ पे आपके प्लेलिस्ट में डाली है, उस क्लास में मैं वो सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे क्लियर अप कर चुका हूँ किस तरह से, या फिर आपके 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा किस तरह से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है वो टॉपिक रहते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर में एस बोलते हैं और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है मीटर। वेलोसिटी को हम नोटेशन देते हैं वी से और इसका जो यूनिट रहता है वो मीटर पर सेकंड रहता है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन है उसे हम ए से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट रहता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब लीनियर की बात की गई यहाँ पे तो एंगुलर के बारे में भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एंगुलर के बारे में समझने के लिए देखें यहाँ पे क्या एंगुलर में क्या क्या लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं, वेलोसिटी भी लेते हैं और एक्सेलरेशन लेते हैं। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा हो जाता है और इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो रेडियन हो जाती है, और वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पे ओमेगा और इसकी जो वैल्यू यूनिट हो जाता है वो रेडियन पर सेकंड हो जाता है, और जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा नोट करते हैं उसे बोलते हैं हम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों में हमने रिलेशन देखा था या आपने 11th क्लास में भी देखा है। ये जो रिलेशन है V इक्वल टू आर ओमेगा स्केलर फॉर्म में, ओके, V इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे आर ओमेगा, और जो एक रिलेशन है यहाँ पे A इक्वल टू
आर अल्फा, ये भी रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। ओके तो ये जो रिलेशन है लीनियर और एंगुलर में, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ओके वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी या फिर एंगुलर जो ओमेगा की बात कर रहे हैं हम ओमेगा की, तो ओमेगा क्या होगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। अब जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी जो रहती है वो टेंजेंशियल है। ओके वी नो दैट कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है, लेकिन यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है उसे तो देखना चाहिए ना हमें। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है। हमें इंटरलिंक करना आना चाहिए। इंटरलिंक कैसे किया हमने कि ओमेगा की जो डायरेक्शन हो सकती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड थंब रूल कर्व योर फिंगर्स सच वे दैट, राइट हैंड के जो अपने फिंगर्स है उसको कर्ल करना है जैसे कि वो डायरेक्शन दिखाए, पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन दिखाए, और जो थंब है हमारा वो थंब डायरेक्शन दिखाएगा एंगुलर वेलोसिटी की। अगर हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात की, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की हमने, ओमेगा की जो डायरेक्शन हो रही है उसकी अगर हमने बात की, देखिए ये कौन सी मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन की मूव कर रहा है क्लॉक के। ओके और ये कैसी है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम यहाँ पे कर्ल फिंगर करेंगे तो थंब की डायरेक्शन अप साइड होने वाली है, तो उसकी वजह से ये अप साइड जाएगा। तो अप साइड जाने के बाद जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो अप साइड होगी। यहाँ पे अगर हम राइट हैंड थंब अगर लगाते हैं तो राइट हैंड थंब यहाँ पे लगाने के बाद जो डायरेक्शन होगी ओमेगा की वो हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट्स व्हाई यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे ओमेगा देख लिया, ओमेगा तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे। वी की जो मोशन है, मतलब जो लीनियर स्पीड जैसी मोशन कर रही है उसके रिगार्डिंग क्या कर रहा है यहाँ पे ओमेगा की मोशन आ रही है। तो ओमेगा जब आएगा तो एक्सेलरेशन भी आने वाला है, मतलब एंगुलर लीनियर वेलोसिटी अगर हमारी आती है तो लीनियर एक्सेलरेशन आता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर आती है यहाँ पे तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आना चाहिए। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एंगुलर एक्शन की डायरेक्शन किस तरह से होती है, अगर स्पीड इंक्रीजिंग है, ओके स्पीड इंक्रीजिंग है, मतलब स्पीड जब इंक्रीज होती है, जो मोशन की यहाँ की जो लीनियर स्पीड है ना, से गोल गोल घूमने के लिए उसकी जो स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो उस हिसाब से ओमेगा की डायरेक्शन एंड अल्फा की डायरेक्शन सेम रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपवर्ड रहेगी या डाउनवर्ड रहेगी, हमें ये बस इतना है कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहेगी मतलब क्या रहेगी, या तो अप होगी या तो डाउन होगी, लेकिन दोनों भी एक ही डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर, मतलब डायरेक्शन रहेगी ओमेगा की एंड अल्फा की। अगर स्पीड डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग स्पीड रहती है, तो वहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन एंड अल्फा की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। अब यहाँ पे क्यों है, तो लॉजिक की बात यही है, अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो अगर हम एक्सलेट करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, अगर हम एक्सलेट करते हैं तो स्पीड बढ़ाते हैं, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, देन एक्सलेटेड मोशन आती है। उसी तरह से यहाँ पे भी एंगुलर के अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन आता है और दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो जाती है। अब जब हमको डायरेक्शन चेंज करना है, उसको जब मिनिमाइज करना रहता है, तब मिनिमाइज जब करते हैं हम तब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। दैट्स व्हाई अल्फा एंड ओमेगा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बिकॉज ऑफ स्पीड जो उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि उसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो स्पीड की वजह से यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन आता है। एक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दो टाइप है हमारे पास, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सर्कल बोले तो सर्कुलर मोशन। ओके अराउंड द सर्कल अगर आता है वहां पे, तो अराउंड द सर्कल अगर आता है तो वहां पे सर्कुलर मोशन आ जाती है। लेकिन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर विथ कांस्टेंट स्पीड से होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, तो उसके जो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ, तो उसे क्या बोलने वाले हम, रेडियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो मोशन है पार्टिकल की वो यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वजह से उसकी जो स्पीड भी होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट है सॉरी उसकी जो स्पीड है वो कैसे है, कांस्टेंट है। और बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन ही आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट हमें याद रखना है कि वेलोसिटी जो रहती है वो टेंजेंशियल रहती है और जो एक्सेलरेशन रहता है वो रेडियल एक्सेलरेशन रहता है, उसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आती है। ओके इतना आपको याद रखना है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो वेरिएबल स्पीड आ जाएगी, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे वेरिएबल स्पीड आ जाएगा। अगर वेरिएबल स्पीड अगर आता है वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ क्या बोलेंगे वहाँ पे, विथ वेरिएबल स्पीड। अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन।
सर्कल में अगर घूम रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सर्कल पार्टिकल जो है वो गोल गोल घूम रहा है, उसी वजह से सर्कुलर मोशन यहाँ पे आ जाती है। और जो पार्टिकल विद वेरिएबल स्पीड घूम रहा है उसकी वजह से वहां पे क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर सर्कुलर मोशन हो तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आती है तो उसकी वजह से दो एक्सेलरेशन आने वाले हैं यहाँ पे। एक तो वेलोसिटी टेंजेंशियल रहने वाली, ओके गॉट इट। और सेकंड जो रेडियल एक्शन लगने वाला है वो भी लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे है वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो रही है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही है, चेंज। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहता है। अगर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट, तो यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे v1 हो जाएगी, यहाँ पे v2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, कांस्टेंट रहने की वजह से जो वेलोसिटी यहाँ पे v है, यहाँ पे वही वेलोसिटी रहने वाली है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक टर्म नहीं आ जाती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो एक टर्म आ जाने की वजह से यहाँ पे at आ जाता है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे। दैट्स व्हाई इट्स फार्मूला बिकम्स v स्क्वायर बाय r। अगर टोटल एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर बाय r। ओके, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर r। इन दोनों का जब अंडर रूट लेंगे स्क्वायर करके, ओके, स्क्वायर के अंडर रूट जब लेंगे तो हमारी जो at की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फार्मूले पे आपको CET में कम से कम 2 क्वेश्चन तो दर साल मिलते हैं, हर साल वहाँ पे क्वेश्चंस जनरेट होता है इस पे। तो यहाँ पे हमने काइनेमेटिक्स को रिलेट किया है, देखिए जैसे हमने स्पीड को रिलेट किया, ओके, उसके बाद ओमेगा कैसे निकालते हैं, देन वी कंक्लूड दैट जो स्पीड है उसकी वजह से 2 यहाँ पे आ जाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सारे मोशन के टॉपिक्स थे, इसलिए काइनेमेटिक्स में कवर हो चुके हैं। अब जब मूव करेंगे हम वो डायनामिक्स की तरफ मूव करने वाले। काइनेमेटिक्स पूरा कवर अप हो चुका है, अब मूव करने वाले हम डायनामिक्स की तरफ। तो डायनामिक्स क्या करता है, मोशन को कॉज करता है, मतलब जब मोशन होने वाली, मतलब वहां पे फोर्स लगने वाला है, तो कंसर्न विद द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स लगता है, उसके एक्शन के थ्रू यहाँ पे डायनामिक्स को हम बोलते हैं। डायनामिक्स क्या करता है, मोशन को परफॉर्म करवाता है, मतलब फोर्स लगने के बाद ही मोशन आती है। तो ओके, तो डायनामिक्स को भी हमें रीड करना है, तो डायनामिक्स के जो पॉइंट्स है यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। तो डायनामिक्स के 2 ही फोर्स लगेंगे यहाँ पे, एक तो फोर्स लगने वाला हमें कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेकंड जो हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्सेस है हमारे पास, एक तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका जो वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर r। माइनस क्यों लगता है, क्योंकि वो डायरेक्शन जो रहता है वो बैक साइड डायरेक्शन लगती है, उसकी वजह से वहां पे माइनस आता है। सेकंड जो फोर्स है हमारे पास वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू रहती है वही बस निगेटिव साइन क्या होता है यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उसकी डेफिनेशन, डायरेक्शन, एग्जाम्पल, फार्मूला, डिफाइंड बाय, और किस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर वो आपको लेक्चर देखना है तो जरूर मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेलिंग में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बस आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रियल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारा वो है स्यूडो फोर्स है। अब जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो कौन कौन से एप्लीकेशंस है वो रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या बोलती है कि इफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर घूमती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब कर्व रोड पे, अगर कर्व रोड हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, तो वो सबसे पहला एप्लीकेशन हो जाता है व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, और वो हॉरिजॉन्टल रोड कैसा है, कर्व है, कैसा है, कर्व है। ओके, उसके बाद हमारे पास वेल ऑफ डेथ है। वेल ऑफ डेथ का भी एक जो एप्लीकेशन है वो इसके ही अंडर आता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बाद। तो उसके बाद हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ ए, मतलब उसका ही एक पार्ट है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का। और कोनिकल पेंडुलम, तो कोनिकल पेंडुलम को हम साइड में पढ़ेंगे, पहले तीनों को पढ़ लेंगे, फिर बाद में हम कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मतलब हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर अप किए थे। माइंड मैप में
तो माइंड मैप में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरलेट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड के बारे में अच्छे से पढ़ा था, वेल ऑफ डेथ के बारे में अच्छे से पढ़ा था, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर अप किए, थ्योरी रिगार्डिंग और जो उसके बेसिक नॉलेज से लेके एंड तक हम एडवांस लेवल तक गए थे। तो लेकिन यहाँ पे हम इंटरलेट करें, मतलब ये सारे जो यहाँ पे टॉपिक्स है, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, वेल ऑफ डेथ, बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम आर बेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब जो जितने भी सारे कंसेप्ट्स है ना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के, वो सारे यहाँ पे लगने वाले हैं। तो हमें ये रीड करना है। माइंड मैप यही बताता है हमें कि ये जो सारे टॉपिक्स है हमको इंटरलेट करना आता है, और रिलेटेड करने की वजह से वहां पे हम इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं और अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। मे बी ये व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो ये रोड जो है ना वो कर्व रोड क्या है, यहाँ पे कर्व रोड। और बिकॉज ऑफ कर्व रोड तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है नॉर्मल। अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगने वाला है। तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर लिया। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस किसको कर रहा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम आउटसाइड स्लिपिंग एंड स्किडिंग। तो उसे स्किड और स्लिप होने की वजह से वहां पे बचाता है। तो मिनिमाइज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करता है हमें। अगर हॉरिजॉन्टल रहता है तब ये ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल जो बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो बैलेंस कर रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसका हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो क्या रहता है हमारे पास, Fs इक्वल टू म्यू एन, है ना। म्यू जो है स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, अभी मोशन स्टार्ट होने से, स्टार्टिंग मतलब अभी स्टार्ट हुई है, डायनामिक्स नहीं है। तो स्टैटिक की जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन जब वैल्यू रख देंगे तो हमारी वी मिनिमम आएगी। यहाँ पे कैसे करना है ये मैंने बताया है वीडियो लेक्चर में। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिएगा, आई बटन पे यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे आई बटन आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वो मेरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वी मैक्स की जो वैल्यू है म्यू एस, जो यहाँ पे म्यू एस आरजी, मतलब अंडररूट में क्या आ रहा है, म्यू एस आरजी। वी मैक्सिमम है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर अगर मोशन परफॉर्म करता है पार्टिकल कर्व रोड पे, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। और ये डेरिवेशन हमें बैंकिंग में भी मिलने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कैसे कैसे चीजों को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पार्टिकल माना था हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था। कैसा माना था, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था। और पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, व्हीकल रहती है उसको फोर व्हील्स रहते हैं। अब वो जो टायर्स रहते हैं उसके वो फोर टायर्स, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स वहां पे लगता है। ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करता है व्हीकल तो कर्व रोड पे, तो जो फोर टायर्स है उसके, तो फोर टायर्स पे सब तरफ फोर्स सेम लगने वाला है क्या, नहीं। वो फोर टायर्स क्या होंगे, उसके फोर टायर्स पे सेम फोर्स नहीं लगेगा। तो सब तरफ उसको थोड़ी पता है कि मेरे तरफ इतना लगना चाहिए, उसकी तरफ इतना लगना चाहिए। तो चारों टायर पे अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम नहीं रहेगी तो वहां पे अनबैलेंसिंग होगा। ओके, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी दो टायर पे गाड़ी चल जाती है, आपने मूवीज में वो देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फोर टायर्स पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो सेम नहीं लगता है। फॉर अ फोर व्हीलर द नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय द फोर टायर्स। ओके, और द नॉर्मल रिएक्शन इज नेवर बी इक्वल ऑन द फोर टायर्स पे वो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल नहीं रहने वाली है। और जो सेंटर ऑफ मास रहता है उसका वो थोड़ा अर्थ से ऊपर रहता है, और वहीं से क्या लगता है आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर वहां से लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर से लग रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर ऑफ मास से लगने वाला है, और ये दोनों मिलकर टॉर्क लगाएंगे, और ये दोनों टॉर्क लगाने की वजह से गाड़ी क्या हो सकती है, टोपल हो सकती है, मतलब स्किड हो सकती है। ओके, फोर व्हीलर क्या हो सकती है, गोल गोल घूम के गिर भी सकते हैं। आपने बहुत सारे एक्सीडेंट भी देखे होंगे मूवीज में, वो गोल गोल घूम के गिरते हैं ना, तो उसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में व्हीकल जब हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव करता है, जब अचानक से हम टर्न लेना चाहते हैं तो टर्न लेने की वजह से वो टायर्स जो है बैलेंस नहीं कर पाते, और बैलेंस ना करने की वजह से गाड़ी से स्किड हो जाती है और गोल गोल घूम के हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें बैंकिंग देना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हमने यहाँ रिलेट कर दिया बैंकिंग से, यहाँ से हमने पढ़ा था ये, है ना। इसको हमने कैसे रिलेट किया, बैंकिंग से रिलेट कर दिया। अब जब हम टू व्हीलर की बात करते हैं, टू व्हीलर कैसा रहता है, स्ट्रेट रहता है, लेकिन जब इसकी मोशन जो होती है, जब हम टर्न लेते हैं तो टर्न लेने के बाद हम ना थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं, लीन करते हैं। लीन कैसे करते हैं, अगर राइट टर्न ले रहे हैं तो राइट की तरफ, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ। ओके, लीन करना जरूरी है। आपने मोटो जी की रेसेस देखे होंगे तो वो ग्राउंड लेवल तक जाते हैं, इतनी स्पीड हाई रहती है, उनको वो मिनिमाइज करना रहता है। वहां पे बैंकिंग ऑफ पीरियड दिया गया है, तभी भी उनको लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास यहाँ पे वेल ऑफ डेथ का।
तो वेल ऑफ डेथ ये भी है ना हॉरिजॉन्टल सर्कल कर परफॉर्म करता है। कैसे करता है? डॉटेड दिख रही है आपको लाइन यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, तो उसकी वजह से ये एप्लीकेशन बन जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने बहुत सारे फेयर्स में देखा होगा कि ये मौत का कुआं जो आता है और वहां पे जो मोटरसाइकिलिस्ट रहता है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड ग्रास्प कर लेता है। जब उसकी एक स्पीड, यूनिक स्पीड आ जाती है, तब वो हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ओके, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमें उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प होती है। तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो जो नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, और जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे बैलेंस कर रहा है mg को। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो v मिनिमम आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद, जो v मिनिमम आ रही है वो √rg/μs। क्या आ रही है यहाँ पे? √rg/μs। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, v मिनिमम आती है यहाँ पे। ओके, तो v मिनिमम जो है यहाँ पे √rg/μs आ रहा है। अब हम मूव करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोड है, ओके मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रोड है, तो क्या करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रोड को थोड़ा जो इनर है, ओके ये इनर है या आउटर है, तो आउटर को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, जिसकी वजह से रोड क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्लाइन बन जाता है। तो यहाँ पे रेजिंग ऑफ आउटर एज देन द इनर एज, थोड़ा हम ऊपर उठाते हैं, रेजिंग करते हैं, रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड अबव इट्स इनर एज थ्रू द सर्टेन एंगल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा है बैंकिंग ऑफ रोड दिया है यहाँ पे। ओके, ये थीटा जो बैंकिंग ऑफ रोड यहाँ पे दिया गया है बहुत ही बड़ा दिया है, ऐसे नहीं रहता है, बट आपको समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि बैंकिंग ऑफ रोड इस तरह से होता है। अब हम मूव करने वाले हैं उसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आती है, एक मिनिमम वैल्यू आती है और एक मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओके, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड करने वाला ये सेफ्टी स्पीड है हमारी। ओके, हम यहाँ पे देखने वाले हॉरिजॉन्टल रोड पे जब व्हीकल मूव करती है, इसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने बोला था कि आपको बैंकिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो नेसेसिटी क्यों है यहाँ पे? इफ अ कर्व रोड इज नॉट बैंक, देन necessary centripetal force is provided by the force of friction which is not reliable in few conditions, जो हमने देखा था। ओके, उसको मिनिमाइज करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने के लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड देते हैं। देयर इज अ बैंकिंग ऑफ रोड इज अ बेस्ट अरेंजमेंट फॉर अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ हायर फिक्स्ड स्पीड। ओके, और जो है इंपॉर्टेंस है, व्हेन अ रोड इज बैंक्ड the horizontal component of a normal reaction provided necessary centripetal force। देखा आपने, necessary centripetal force को अगर हमने बढ़ाने के लिए to minimize the centrifugal force, to minimize the topple of a vehicle, we have to give a banking of road। तो फोर्सेस कौन कौन से लगने वाले हैं यहाँ पे देखिए। ओके, यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो रहती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, mg ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। ओके, फोर्सेस देखते हैं यहाँ पे, mg वेट ऑफ द व्हीकल, एन नॉर्मल रिएक्शन, एफ फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, इतने सारे फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। अब हम डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। जो डेरिवेशन इसका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ रोड, ठीक है ना, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में हम पढ़ रहे थे अभी। तो बैंकिंग ऑफ रोड देना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट था, नेसेसिटी था, वो हमने देख लिया। तो मोस्ट सेफ्टी स्पीड ये डिसाइड करने वाला कितनी रहने वाली है बैंकिंग रोड पे। थीटा जो एंगल रहता है वो tan इनवर्स v²/rg रहता है, और ये स्पीड लिमिट डिसाइड करता है, मतलब मिनिमम स्पीड कितनी रहनी चाहिए और मैक्सिमम स्पीड कितनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम स्पीड जो रहती है, लोअर स्पीड जो रहती है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और जब मैक्सिमम स्पीड के लिए रहता है वो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड आती है। तो मिनिमम जो स्पीड रहती है तो अप साइड जो न्यूमरेटर में माइनस साइन रहता है और डिनोमिनेटर में क्या रहता है, प्लस साइन रहता है। तो √rg tan θ - μs 1 + μs tan θ। ओके, तो यहाँ पे जब मैक्सिमम स्पीड हम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्लस साइन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर कम हो जाता है और न्यूमरेटर बढ़ जाता है तो टोटल वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस और प्लस का जो रिलेशन है हमने देख लिया। तो यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड को हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है, क्या क्या रहता है, कौन कौन से फोर्सेस है। अब आपको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक्स एक्सिस की जो फोर्सेस है, वाई एक्सिस की जो फोर्सेस है, उसको आपको बैलेंस करना है। जब आप ये बैलेंस कर पाओगे अच्छे से, तभी वो आपको डेरिवेशन अच्छे से आएगा। जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपको बोर्ड में लिखना है, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियो लेक्चर में। आपको यहाँ पे
ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करने के बाद आप सीधा मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वो सारे प्लेलिस्ट पे जितने सारे वीडियोस हैं वो आप देख पाओगे। उसमें ये भी डेरिवेशन है बैंकिंग ऑफ रोड का, और वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमने बैंकिंग ऑफ रोड को किस तरह से आपको बोर्ड में एग्जाम मार्क्स लाने के लिए किस तरह से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वो जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड खत्म हो चुका है। अब आप मूव करने वाले अगले पॉइंट की तरफ जो बैंकिंग ऑफ रोड थे, कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट है हमारे पास कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ने के लिए तो हमें उसकी डायग्राम है वो ध्यान में रखना होगा। उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बॉब है ना, वो जो बॉब लिखा था इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग, और वो कोन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच मोशन ऑफ ए बॉब डिस्क्राइब्स द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। इस तरह से ओके। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो बॉब है ना, बॉब वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है और जो स्ट्रिंग बना रही है वो कोन बना रही है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे डायग्राम, ये जो कोन बना रहा है, ये कोन जो बना रहा है वो कोन बनाने की वजह से इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ओके, वो सिंपल पेंडुलम ही है लेकिन कोनिकल पेंडुलम बनाता है। तो यहाँ पे क्या क्या है तो उसको देखिए, टेंशन जो स्ट्रिंग से अवे फ्रॉम लग रहा है। ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यल है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो यल है, यल। ओके, जो हाइट है एक्सियल हाइट, देखिए एक्सियल हाइट यहाँ से ये एक्सियल हाइट है जिसको हमने एल कॉस थीटा लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, एल कॉस थीटा। ओके, उसके बाद वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। और जो r है रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, मतलब जो साइन एंगल, कॉस एंगल, टैन एंगल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। जो यहाँ पे देखिए अभी थीटा जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल है। थीटा क्या है यहाँ पे, सेमी वर्टिकल एंगल। mg जो है उसका वेट है। ओके, तो यहाँ पे जो टी कॉस्ट, अगर दो कंपोनेंट हमने ले लिया तो टी कॉस्ट बैलेंस किसे कर रहा है, mg को, और टी सेंटर किसे बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो दोनों को हमने अच्छे से यहाँ पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t रहता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे। तो पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी तो ओमेगा की √g/l cos थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए r की वैल्यू, यहाँ पे जो एंगल थ्योरम लगाने के बाद यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू जो आ जाती है यहाँ पे l cos थीटा आ जाती है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो पीरियोडिक जो टाइम आता है, पीरियड ऑफ टाइम आता है वो आता है t इज इक्वल टू 2π√l cos थीटा g, इसको उल्टा कर देंगे। ओके, तो ये जो वैल्यू आने के बाद हमकी फ्रीक्वेंसी जो आती है हमारे पे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी 1/t रहता है, तो 1/t इक्वल टू 1/2π√g/l cos थीटा। तो इसका भी डेरिवेशन हमने अच्छे से देखा है कोनिकल पेंडुलम का, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जितने सारे एप्लीकेशन बनते हैं वो सारे हमने यहाँ पे एप्लीकेशन अच्छे से यहाँ पे माइंड मैप में कवर कर चुके हैं। अब हम मूव करने वाले हैं जो है नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन क्या है, तो हमने सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देख लिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के, जितने सारे एप्लीकेशन थे सारे हमने कवर अप कर लिए हमने माइंड मैप की तरह। तो यहाँ पे आप मूव करने वाले हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है उसकी जो एप्लीकेशन है दो है, तो उसके दो टाइप्स है। एक है टोटली इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और टोटली नॉट कंट्रोल बाय द ग्रेविटी। ओके, नॉट कंट्रोल बाय द ग्रेविटी और टोटली कंट्रोल बाय द ग्रेविटी। अब नॉट कंट्रोल बाय द ग्रेविटी क्या है, मोटर जैसे, मोटर जो गोल गोल घूमती है। ओके, जो हमारा फैन, टेबल फैन है, तो वो टोटली नॉट कंट्रोल बाय द ग्रेविटी है, या फ्लाई व्हील है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसकी जो टाइप्स है, ओनली कंट्रोल बाय द ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आती है। ओके, तो इसके यहाँ पे 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन टाइप जो हमारे पास है वो है मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, उसके बाद हमारे पास मास टाइड टू अ रॉड, एंड थर्ड है स्पीयर ऑफ डेथ। तो यहाँ पे स्पीयर ऑफ डेथ के बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये तीनों भी एक दूसरे को रिलेटेड है, ठीक है, इंटर रिलेशन है तीनों में। ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें यहाँ पे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो टॉप टाइप्स है, 3 टाइप्स जो है हमें यहाँ पे अच्छे से कवर अप करना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 2 मेनली पार्ट है और उसके जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के है उसके 3 है। ओके, तो 3 कौन कौन से आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, मास टाइड टू अ रॉड एंड स्पीयर ऑफ डेथ। अब इसको हम पढ़ने वाले टॉपिक वाइज। जब मास टाइड टू स्ट्रिंग की बात करते हैं तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद आनी चाहिए। ओके, जो मास यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं A, B, C एंड D, और वेलोसिटी ले लेते हैं यहाँ पे V1, V2, V3 एंड ओके, V1, V2 एंड V3। ओके, तो पॉइंट भी ले लिया। तो A अपर मोस्ट पॉइंट है, B जो पॉइंट है हमारा वो लोअर मोस्ट पॉइंट है, C जो है हमारा मिडवे पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, V1 जो वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी बनने वाली है, हमें पता है ना, तो हमने वो डेरिव किया है। तो इसलिए तो आपको वो लेक्चर पहले देखने के लिए बोल रहा हूँ। आपको जब देखेगा तभी तो आप माइंड मैप बना पाओगे ना उसका। तो वेलोसिटी है mg, उसका वेट है,
V2 जो का है हमारे पास यहाँ पे, V2 जो है वो वेलोसिटी एट B पॉइंट है, V3 जो वेलोसिटी एट पॉइंट C है, मिडवे पॉइंट। लेकिन V2 जो मैक्सिमम होने वाली है हमें पता है पहले से। टेंशन जो लग रहा है T1 A पे लग रहा है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया है क्योंकि A पे लग रहा है T1। ओके, यहाँ पे T2 जो T2 लग रहा है वो कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, T2 जो B पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और जो यहाँ पे अपर मोस्ट पॉइंट अगर लेते हैं, यहाँ पे टेंशन जो होता है वो जीरो हो जाता है। ओके, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम लगाते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम के फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं, तो T नीचे, mg नीचे, सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे, तो इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। आपने वो अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा किस तरह से हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे TA जो होता है वो जीरो हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी आती है। क्यों होता है वो मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप वो जरूर देखना वीडियो, आपको पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो VA इज इक्वल, VA जो मिनिमम है वो √RG बन जाती है। अब पॉइंट B पे भी हमने फोर्सेस का रिजोल्यूशन किया, तो हमारे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं हम सीधा A से B की तरफ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है वो 2mgr बन जाती है। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मतलब जो हमने डिराइव किया था वो C से B तक था, है ना, पहले A से C तक फिर C से B तक, तो हमने mgr लिया था। लेकिन यहाँ पे -2mgr आ जाएगा और उसको डिस्क्राइब करेंगे टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। इसको हम सॉल्व करने के बाद जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाती है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिनिमम नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो रही वाली है अपने पास, 5/5RG। ओके, अब जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है C, मिडवे पॉइंट, तो मिडवे पॉइंट की तरफ अगर हमें मूव करना है यहाँ पे, तो हम वही लगाएंगे A से C। कहाँ लगाएंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी A से C तक। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट C। तो यहाँ पे लगाने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो वो आ जाएगी √3RG। अंडर कितनी आ जाएगी, 3RG। अब टेंशन जो एट A था हमें पता है कितना है, एट B भी कितना है, तो हम लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो लेते हैं, लोअर मोस्ट कौन सा पॉइंट है, B, और यहाँ पे टेंशन क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो हम क्या करते हैं, T लोअर मोस्ट माइनस T अपर मोस्ट इज इक्वल टू 6mg। कितना आ जाता है यहाँ पे, 6mg। और जो एनर्जी है वो रहती है, एनर्जी थ्रू आउट द कांस्टेंट रहने वाली है, वो है हमारे पास सॉरी 5/2 mRG। कितनी है हमारे पास, 5/2 mRG। ओके, ये हुआ पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। जब हम मास टाइड टू रॉड की बात करने वाले हैं, यहाँ पे वही सेम एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे रॉड आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉब आ जाएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था TA इक्वल टू 0, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रॉड है ना, रॉड जो रहता है वो स्ट्रेट रहता है, उसमें लैकनेस नहीं आएगी, वो ढीलापन नहीं आएगा, उसकी वजह से हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन वही कंसेप्ट लगने वाला है, और वही कंसेप्ट लगने की वजह से यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स बनने वाले हैं, मतलब ये जो V1 है, V2 है, V3 है, वो सारे सेम लगने वाले हैं यहाँ पे। अब स्पीयर ऑफ डेथ की बात करते हैं। स्पीयर ऑफ डेथ में भी इस तरह से परफॉर्म करता है, लेकिन वो पहले हॉरिजॉन्टल लेता है। ओके, पहले हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन बाद में जाते जाते वो क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है। बाद में जाते वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल लेता है, लेकिन बाद में वो कैसे लेता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और वही टॉपिक्स यहाँ पे बनने वाले, जितने सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वही यहाँ पे लागू होने वाले। सारे जितने भी फार्मूला, चाहे जितने भी यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारे टॉपिक्स यहाँ पे लागू होने वाले हैं स्पीयर ऑफ डेथ में भी। कॉन्वेक्स ब्रिज पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स ब्रिज का क्या है, आधा पार्ट आ जाएगा। ओके, इसके नीचे का पार्ट मोशन थोड़ी परफॉर्म करने वाला व्हीकल, तो आधा पार्ट आने की वजह से यहाँ पे वही मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है √RG। होप सो कि इतना सारा आपको कंसेप्ट मैप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बाकी सारे जनों को भी शेयर करना है आपको, और शेयर करने के बाद उनको भी माइंड मैप कैसे है वो पता चल जाएगा, और वो भी माइंड मैप बनाने के लिए लग जाएंगे। माइंड मैप बहुत हेल्प करेगा आपको डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। अगर आपको नोट चाहिए तो उसको स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद इनिशियल ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। आपको इस जैसे अगर वीडियो चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए, मतलब सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ साथ आपको प्रिकॉशंस लेना है, घर वालों को भी बोलना है कि आप प्रिकॉशंस ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पैंडेमिक इफेक्ट जो कोरोना का भी चल रहा है, अभी तक उसको कम नहीं हुआ, फिर भी लॉकडाउन ओपन हो चुका है। अगर आपको सजेशन देना है तो आप गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट पे जाके सजेशन दे सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे सजेशन दिए हैं, कुछ वहाँ पे आपके भी जो सजेशन हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट है वो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं।
स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे